रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड के अध्याय 2 में, जो कि हमारा अध्याय 2 है, वो क्या है? विद्युत रसायन। हमने पहले अध्याय विलयन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लिया है। आइए हम शुरू करते हैं अपना दूसरा अध्याय विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि विद्युत रसायन किसे कहा जाता है। विद्युत रसायन कैसा रसायन है? तो विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, या उनमें जो भी संबंध होगा उनका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य जो भी रूपांतरण होता है, उन रूपांतरणों के मध्य जो भी रिलेशनशिप होती है, जो भी संबंध होता है, उसका अध्ययन कराने वाली शाखा क्या कहलाएगी? विद्युत रसायन कहलाएगी। ठीक। अब विद्युत रसायन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल। तो देखिए विद्युत सेल क्या है? तो विद्युत सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करके आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करती है? रासायनिक ऊर्जा में। जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करके आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक। अब देखते हैं कि विद्युत सेल होते कितने प्रकार के हैं। तो विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल के प्रकार देखेंगे पहले। विद्युत सेल के प्रकार तो दो होते हैं विद्युत सेल। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? और एक होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? दोनों सेल जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो विद्युत सेल होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। ठीक। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या हो जाएगा कि
विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी सेल। और इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें सेलों में होता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। इसमें विद्युत अपघटन एक ही पात्र में कराया जाता है। इसमें विद्युत अपघटन एक ही पात्र में होता है, इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया जो है एक ही पात्र में होती है। और इसमें एनोड जो है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। और देखिए विद्युत अपघटन की क्रिया जब कराएंगे तो एक ही पात्र में हम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रोडों को रख देंगे। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रख देंगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो है इसमें होने लगेगी। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, कैथोड, और एक हो गया एनोड। और ये जो है विलयन है। ठीक, इसे मान लीजिए कोई विलयन है, तो जो भी विलयन होगा उस विलयन को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्ट कहेंगे। और ये जो छड़ें डुबाई गई हैं इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब दूसरा जो सेल होगा वो क्या होगा? दूसरा सेल जो है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल ठीक इसका उल्टा है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण अगर ये रासायनिक ऊर्जा में करता है तो वो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें कर दे? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर दे उसे हम क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल कहेंगे। और देखिए जो गैल्वेनिक सेल है इसमें विद्युत अपघटन दो अलग अलग पात्रों में होता है। दो अलग अलग पात्रों में होता है। दो अलग अलग पात्रों में होता है। और उन्हें क्या करते हैं? और उन्हें एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं। जैसे एक पात्र हमने यहाँ रख लिया और एक पात्र यहाँ रख लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, अब इसका विलयन ले लिए और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे एक साल्ट ब्रिज के द्वारा। ये क्या हो गया? लवण सेतु। ये देखिए इसमें जो कैथोड है, ये कैथोड और ये एनोड। तो इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड जो है निगेटिव होता है। ठीक इसका अपोजिट है। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल। तो हम दो हेडिंग देके विद्युत रसायन को देख लिए, विद्युत सेल देख लिए, विद्युत सेल के प्रकार देख लिए। तो विद्युत सेल के दो प्रकार यहाँ पर पाए गए। एक पाया गया विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड, और एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है। और विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो एक ही पात्र में कराई जाती है। और जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसमें जो
एनोड और कैथोड होते हैं, ठीक विद्युत अवघटनी का अपोजिट होते हैं। इसमें एनोड निगेटिव हो जाता है, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। और विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है वो दो अलग अलग पात्रों में दो इलेक्ट्रोडों को रख करके कराई जाती है और दोनों पात्रों को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं। आइए अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत रसायन हमने देख लिया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदले और उनके बीच जो भी संबंध हो उनका अध्ययन कराने वाली शाखा। विद्युत सेल के प्रकार हो गए, विद्युत सेल कहते किसे हैं, दो प्रकार हो गए, विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल। अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। देखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो देखिए विद्युत अपघटन क्या है, कोई पदार्थ विद्युत से क्रिया करे और वियोजित हो जाए, टूट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। अब वो पदार्थ क्या होगा जो विद्युत से क्रिया करेगा, तो देखिए जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह विपरीत प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है, आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं, इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे देखिए NaCl है, इसमें हम जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त हो जाएगा, तो जो आयनिक रूप में भंग हो जाएंगे वो हो जाएंगे जलीय। ये देखिए H2SO4 है, या हम क्या ले लेते हैं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब ये हो जाएगा 2K प्लस आयन और फिर SO4 माइनस 2 आयन, ठीक। तो ये हो गया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो विलयन होता है जिसमें किसी धातु की छड़ को डुबाई जाती है, वही क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। तो अब देखिए फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिया था। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो दो नियम इन्होंने दिया था। प्रथम नियम क्या था, देखते हैं। पहला नियम क्या था फैराडे का, कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कब, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है तब। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q या W बराबर ZQ। यदि परिपथ हो जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है t सेकेंड में, तो W बराबर हो जाता है ZIT। अब देखिए यहाँ जो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और जो I है, I क्या है पता है ये सबको, विद्युत धारा है। और T क्या है, समय है, T समय में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी के साथ साथ फैराडे ने जो अपना दूसरा नियम दिया था उसे भी जान लेते हैं, द्वितीय नियम। तो फैराडे ने अपना दूसरा नियम क्या बतलाया था कि विभिन्न सेलों को जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर उनमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाएगी तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। तो क्या उन्होंने दिया था नियम अपना, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न सेलों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात W प्रोपोर्शनल E, या इसको हम लिख सकते हैं W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2, जहाँ E1 व E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। E1 व E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। तो इस तरह से हमने देख लिया विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत सेल किसे कहते हैं, विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है, और हमने देख लिया विद्युत अपघटन होता क्या है, और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम देख लिए। तो ये हो गया हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। अब देखते हैं हम कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर क्या होता है। क्या दोनों एक होते हैं या दोनों में कुछ अंतर होता है। तो हम एक अंतर के द्वारा ही दोनों को देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो विद्युत वाहक बल तथा विद्युत विभवांतर में अंतर।
तो एक तरफ हम लिख लेते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो देखिए जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में कृत कार्य, ये होता है विद्युत वाहक बल। ठीक, ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है W/Q, जूल प्रति कूलाम, या हम इसको वोल्ट भी कह सकते हैं, वोल्ट। अब बात आती है विद्युत विभवांतर की। तो जो विभवांतर है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य। अब देखिए VA माइनस V बराबर क्या हो जाएगा W/Q0, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब देखिए जो E है वह सदैव धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। E सदैव I के लिए उत्तरदायी होता है। जो विद्युत वाहक बल है वो सदैव धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन V सदैव, यानी जो विभवांतर है, विभवांतर सदैव धारा प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। अब देखिए E का मान जो है, विद्युत वाहक बल का मान विद्युत विभवांतर से अधिक होता है, जबकि विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक, विद्युत वाहक बल का मान विद्युत विभवांतर से अधिक होता है, जबकि विद्युत विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। और यह प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यह प्रतिरोध के समानुपाती होता है। क्यों होता है? क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, समानुपाती। तो इस तरह से जो है हमारा हो गया विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर। अब आगे के पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं आगे अगला हेडिंग अपना, कोलराउस का नियम। ये जो कोलराउस का नियम है ये भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलराउस का
नियम, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उनके आयनिक योगफल के बराबर होती है। उनके धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। योगफल के बराबर होती है। अब देखिए ये नियम क्या है। लेम्डा मोलर चालकता, किसी की भी मोलर चालकता अनंतता पर ज्ञात करना हो तो उसके धनायनों की अनंतता पर मोलर चालकता और उनके ऋणायनों की अनंतता पर मोलर चालकता। अब ये देखिए जो ये है वो क्या है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या है कि कितने अनुपात में वो धनायन आया है, धनायन की संख्या। और ये क्या है, ऋणायन की संख्या। अब देखिए जैसे हमको HCl का अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है तो इसको आयनिक रूप में तोड़ेंगे तो ये H पर प्लस चार्ज हो जाएगा और Cl पर हो जाएगा माइनस, और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर। अब H2SO4 का अगर हमको निकालना रहे अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो देखिए 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे लेम्डा H प्लस इनफाइनाइट और प्लस लेम्डा SO4 -2 और ये अनंत। ठीक, आप चाहे इसको सिंपली लिख सकते हैं H2SO4 को ऐसे आयनिक रूप में 2H पर प्लस चार्ज और प्लस SO4 पर -2 चार्ज। तो ये हो गया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उनके धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। अब देखिए यहीं पर हम मोलर चालकता देख लेते हैं। तो देखिए मोलर चालकता कहते किसे हैं, तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को कहते हैं। ये है विशिष्ट चालकता और ये आयतन। तो मोलर चालकता क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ बस बता दे रहा हूँ, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को कहते हैं। तो देखिए लेम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा गुणे 1000/m। ठीक, ये हो गया क्या, मोलर चालकता। अब बात आती है तुल्यांकी चालकता की, तुल्यांकी चालकता की। तो किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता लेम्डा EQ उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को कहते हैं। तो लेम्डा EQ बराबर हो जाएगा स्मॉल सिग्मा गुणे 1000/n, और यहाँ जो m है वो क्या है, मोलरता है, और यहाँ जो n है वो क्या है, नॉर्मलता है। ठीक, तो मोलर चालकता क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता, स्मॉल सिग्मा को क्या कहेंगे, ये जो है विशिष्ट चालकता है।
विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इस तरह से इसमें हमने कोलराउस का नियम देख लिया, मोलर चालकता देख लिया, तुल्यांकी चालकता देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब कोलराउस के नियम के बाद आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में क्या करते हैं? डुबाते हैं। तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य ये जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, जैसे ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? विद्युत अपघट्य। और ये कॉपर की जो छड़ होगी वो किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोड का काम करेगी। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक। अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और ये क्या है? E है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में कहने का मतलब क्या हो गया? जब ताप क्या हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम का दाब हो, यानी दाब क्या हो? 1 वायुमंडलीय हो। तो मानक परिस्थितियों में जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में बस क्या है? मानक परिस्थितियों में वो कंडीशन होनी चाहिए, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर जनरेट होता है, जो विभवांतर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए होता है इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते चाहे बढ़ते दोनों में रख सकते हैं। तो धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के
बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं तो देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी होती है वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तनु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस बनाती है। कौन बनाती है? जो धातु पहले आती है इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी में। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी थोड़ी H2 गैस बनाएगी, तो जो धातु पहले आती है वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसमें क्या है? जो धातु पहले आती है जो जितना अधिक प्रबल ऋणात्मक होती है वो प्रबल अपचायक होगी। अधिक नेगेटिव इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु प्रबल अपचायक होती है। क्या होती है? प्रबल अपचायक होती है। जब श्रेणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सक्रियता क्या होती है? घटती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घटती है। फिर अगला वाला पॉइंट क्या होता है कि हाइड्रोजन के नीचे यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की जो प्रवृत्ति होगी वो भी क्या होगी? घटती जाएगी। यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। तो विद्युत धनात्मकता घटती है। सीधी सी बात है, विद्युत धनात्मकता घटती है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है? घटती है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में क्या बताया? जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक परिस्थितियों में जब वही काम होता है तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रोडों को अगर मानक इलेक्ट्रोडों के विभवों को बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। जिस श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं, क्या है कि श्रेणी में जो धातु पहले आती है तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और जो अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु होती है वो प्रबल अपचायक होती है। श्रेणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सक्रियता घटती है और धातु क्या होती है? अधिक विद्युत धनात्मकता जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो भी क्या होती है? घटती है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड विभव के बाद हम देखते हैं नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट का समीकरण क्या होता है? नर्स्ट ने एक समीकरण दिया था, किसी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है वह विलयन की सांद्रता से किस प्रकार संबंधित होता है, उसके संबंध में नर्स्ट ने समीकरण दिया था। नर्स्ट समीकरण, तो नर्स्ट समीकरण क्या होता है? किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता तथा ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, उसके संबंध में किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता तथा
ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है, ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है या किस प्रकार संबंधित होता है, किस प्रकार संबंधित होता है। इस बारे में नर्स ने एक समीकरण दिया था, नर्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, एक समीकरण प्रस्तुत किया। उसी को हम क्या कहते हैं, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। ये क्या होता है, E बराबर E0 प्लस 2.303 बटे NF RT और log Mn प्लस, ये होता है नर्स्ट का समीकरण। जहाँ F क्या होता है, फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक, तो F होता है फैराडे नियतांक, जिसका मान क्या होता है 96,500 कूलाम। तो ये हो गया नर्स्ट का समीकरण। तो नर्स्ट के समीकरण के बाद जो है, अब बहुत कम ही कुछ टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में। आ जाते हैं व्यवहारिक सेल। व्यवहारिक सेल, तो देखिए व्यवहारिक सेल दो प्रकार के हैं, एक है प्राथमिक सेल और एक है द्वितीयक सेल। तो इसको हम व्यापारिक सेल कर देते हैं, व्यापारिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है, जो एक बार आवेशित करने के बाद फिर उसको चार्ज न किया जाए, यानी एक बार प्रयोग करें और दोबारा उसको चार्ज न कर पाए। तो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित न किया जा सके, पुनः आवेशित न किया जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल। जैसे शुष्क सेल एक क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। अब दूसरा सेल है द्वितीयक सेल या सीसा संचायक सेल। इसी को हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल। एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सके, पुनः आवेशित किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। जैसे सीसा संचायक सेल, इसका खुद ही एग्जाम्पल है, सीसा संचायक सेल और लेक्लांसे सेल और फिर डेनियल सेल आदि। तो इस तरह से विद्युत रसायन का ये जो दूसरा चैप्टर है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।